जांच करने पर यह पता चलता है वीर्य तो है लेकिन इसमें शुक्राणु की मात्रा नहीं है, और यदि शुक्राणु है तो वो जीवित नहीं होता, अर्थात उसमें उर्वरता नहीं है। तो शुक्र में उर्वरता हो इसके लिए सूर्य का अच्छा होना जरूरी है। आप लोगों को याद रहेगा, हम जिस तरह से बताना चाहते हैं कोई भी चीज भूल जाएं ये संभव नहीं है। तो ये तो उर्वरता की बात आ गई। अब उत्पादकता की बात करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि खेत में यदि सिर्फ बीज डाल दिया जाए तो उत्पादन संभव नहीं है, उसको समय समय पे पानी की आवश्यकता होती है, तभी उत्पादन संभव है। तो उत्पादकता के लिए जो है हमेशा चंद्रमा को कारक कहा गया है। तो आप लोग समझ गए, उर्वरता के लिए सूर्य और उत्पादकता के लिए चंद्रमा। तो ये दोनों, अब उर्वरता किसमें देखना है? पुरुष जातक के पत्रिका में देखना है, और उत्पादकता कहां देखना है? स्त्री जातक के पत्रिका में देखना है। अब यहां पुरुष जातक के पत्रिका में जो संबंध आया है वो हमने कहा कि उर्वरता के लिए जरूरी क्या है। तो उर्वरता के लिए जरूरी सूर्य हो गया और उत्पादकता के लिए जरूरी चंद्रमा हो गया। तो जब क्षेत्र की बात आती है तो वहां पे फिर यहां तो हमने शुक्र को लिया, लेकिन वहां अब चंद्रमा के अलावा और कौन सा ग्रह आएगा जो हमारे उत्पादकता में मदद करेगा? तो हम लोग सभी जानते हैं, हम एक उदाहरण किसानों वाला ही देना चाहेंगे कि आप देखते हैं कि हर फसल उगाने से पूर्व खेत को अच्छी तरह से तैयार किया जाता है। तो वहां मातृत्व शक्ति जो तैयार होती है वो मेंस साइकिल से होता है, जिसको मासिक धर्म का चक्र कहते हैं। तो अगर मासिक धर्म का चक्र अगर बिगड़ा हुआ है तो संतान के उत्पादकता में परेशानी है, ये सभी जानते हैं, ये सभी चिकित्सक जानते हैं। और यहाँ जो हम इस मातृत्व शक्ति उसको प्राप्त होगी, इसके लिए उसको मासिक साइकिल का ठीक होना बहुत जरूरी है। मैं सर एक समझ आऊंगा आपके लिए, आप बहुत अच्छा बताए। मैं पूछना चाह रहा हूँ, अष्टम में मंगल हो सर तो मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के गौरव जी विनती करना चाहूंगा कि हमारे न, जब मैं बोलूं तो आधा घंटा हमको प्लीज बोलने दीजिए। हम पूरी जिंदगी और आपके साथ गुजारेंगे अष्टम में मंगल और नवम में सूर्य को लेकर के। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मेरा रिदम टूट गया तो हमको मैं सर माफी चाहूंगा, आप बोलते रहिए, हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं। आप इतना अच्छा बताते हैं सर, जो चीज हमें कहीं से नहीं प्राप्त होती। तो मैं ये बोलना चाह रहा था, अगर मैं बोलूं, मैं आपका रिदम तोड़ दिया सर। बोलिए बोलिए बोलिए। सर अष्टम में मंगल, मैंने मैक्सिमम स्त्री जातक में ये देखा है, मासिक धर्म में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, चाहे अनमैरिड है चाहे मैरिड है। तो मैं ये जानना चाहूंगा सर, भी अष्टम में मंगल ऐसा कुछ करता है या नहीं करता सर? आगे आप कंटिन्यू करिए सर, हम नहीं बोलेंगे सर, आपको सुनने के लिए बैठे हैं सर। मैं ये गुस्ताखी पहले आपसे क्षमा याचना चाहूंगा सर। 100% गौरव जी वो परेशान करेगा, ठीक है ना? अष्टम में मंगल होगा तो उसके मासिक साइकिल में परेशानी होगी, ठीक है? चलिए, तो चलिए हम कह रहे थे आप लोगों को उत्पादकता की बात कर रहे थे। तो ये तो आप लोग चंद्रमा को समझ ही लिए। अब उसके बाद हम हमेशा यही कहते हैं कि हमारे अंदर मातृत्व शक्ति या मातृत्व को हम प्राप्त होंगे, इसके लिए हमारा मासिक साइकिल जो है वो अनुकूल हो, ठीक हो।
अच्छा, मासिक साइकिल यदि हमारा ठीक होता है तो ये पहला संकेत होता है कि आपके अंदर उत्पादकता क्षमता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे मंगल का, जैसे वहां शुक्र का जरूरत था, वैसे ही क्षेत्र के लिए मंगल का जरूरी। ठीक है? तो अब यहाँ पे हमको दो चीज तो मिल गया, एक सूर्य मिल गया उत्पादकता उर्वरता के लिए, और एक शुक्र मिल गया जो वीर्य का कारक होता है। दूसरे नंबर पे हमने चंद्रमा को ढूंढा जो उत्पादकता के लिए है, और उस उत्पादकता तभी संभव है जब हमारे लिए मासिक साइकिल स्त्री जातक के लिए ठीक हो, और उसके लिए कारक ग्रह मंगल को कहा गया। तो ये तो हम लोगों ने जान लिया। अब इसमें जो तीसरा ग्रह आता है वो गुरु होता है। अब गुरु को आप ब्लेसिंग के लिए मानो, या गुरु को पुत्र के कारक के रूप में मानो, या फिर गुरु को पंचम के कारक के रूप में मानो। तो अब तक जो हमने बताया आप लोगों को, उसके लिए पंचम से संबंध होना ये बहुत जरूरी नहीं है। यहाँ शुक्र की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति, मंगल की, सूर्य की स्थिति और गुरु, उसमें अगर हम अलग अलग करें तो सूर्य, शुक्र और गुरु पुरुष के लिए अर्थात बीज के लिए समझ में आना चाहिए, और मंगल, चंद्रमा और गुरु वो क्षेत्र के लिए समझ में आना चाहिए। अब हम आप लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे ये क्षेत्र और बीज कंप्लीटली हमारे रिलेशंस के लिए कारक नहीं है। हमारे प्रजनन के लिए ये कारक प्रजनन के लिए जरूरी है, लेकिन जो हमारा रिलेशनशिप होता है उसके लिए ये कारक नहीं है। जिसके अंदर उर्वरता हो या उत्पादकता हो या नहीं हो, दोनों केसेस में लैंगिक क्रियाओं में हम सक्षम हो सकते हैं, लेकिन संतान उत्पन्न करने में हम अक्षम होते हैं। तो इसीलिए क्षेत्र का और बीज का संबंध हमारे लैंगिक क्रियाओं से मतलब नहीं रखता है। इस बात को भी अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, नहीं तो बाद में हम क्या करेंगे कि लोगों को ये बताने लगेंगे कि आप तो अनेबल हो रिलेशनशिप बनाने में, आपका सूर्य भी ये हो गया, शुक्र भी ये हो गया। तो ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे। इसीलिए मैं इसको बड़े सावधानी से बताना चाहता हूं कि ये हमारे लिए उर्वरता और उत्पादकता का काम करेगा, और उसके लिए हमारे लैंगिक क्रियाओं का होना या लैंगिक संबंधों का होना, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। हम ये सर मैं जानते हैं। लैंगिक मैं सर अभी मैं किसी से बात नहीं करूंगा प्लीज, या तो आप लोग क्लास बंद करा दो मेरी। सॉरी सर, मैं लैंगिक के लिए एक तो हमारे लिए इस सब्जेक्ट के लिए ना शब्दों का चयन करना भी बड़ा मुश्किल होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो नहीं समझेंगे हमसे बाद में जरूर पूछिएगा, और हम आपके शायद सारे सवालों का जवाब देते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम आपके सवालों का जवाब नहीं देते, या आप में से मैं किसी को भी इग्नोर करता हूँ। तो इसीलिए प्लीज आप लोग हमको पहले सुन लिया कीजिए, फिर जब मैं सवाल लूँ ना तभी सवाल हमारे सामने लाइए। चलिए, तो हमने कहा कि यहाँ हमको इसके लिए नहीं समझना है, हम एक ऐसे विषय पे जो जीवन में आपको बहुत काम आएगा, और ये संतान की समस्या वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब को मालूम होगा कि यूएस में हर एक 10वां व्यक्ति, या यूरोपियन कंट्री में हर एक 10वां व्यक्ति ऐसा है जहां निरस्ता है, जहां अब संतान नहीं होता। जितने भी विकसित प्रदेश हैं, आप लोग देश काल परिस्थितियों को भी आगे चल करके ध्यान में रखेंगे।
तो हम लोगों को आगे बढ़ना है और उस तरह से सीखना है। तो हमने कहा कि यहाँ हमारे आपसी रिलेशनशिप में संबंध बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन हमको संतान नहीं होगा। अब चलिए, इसकी एक गणितीय विधि है, उसको हम लोग कहते हैं कि क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट का एक मैथमेटिकल पॉइंट को प्राप्त करना। और बहुत सरल सरल है वो सरल ये है कि आप सबसे पहले पुरुष जातक की पत्रिका में लिख लीजिए, अगर लिखना है तो, सूर्य का भोगांश। वैसे हमको जरूरत नहीं, आप लोग सुनेंगे भी तो याद हम करा देंगे। सूर्य का भोगांश, जैसे मान लीजिए किसी का सूर्य वृष राशि में है, तो हम लोग कहते हैं 1 साइन पास 10 डिग्री का है, तो अर्थात वृष राशि में सूर्य 10 डिग्री का है। उसमें जोड़ना है शुक्र का भोगांश। शुक्र मान लीजिए तुला राशि में है और 20 डिग्री का है, तो गणितीय विधि से हम लोग कहते हैं 6 साइन पास 20 डिग्री। और गुरु का भोगांश, इन तीनों के भोगांशों का कुल जोड़ निकालते हैं। अब राशि जो 1 साइन पास अर्थात 30 डिग्री, अगर मान लीजिए कि हमने कहा शुक्र तुला राशि में 20 डिग्री का है, तो 6 18 6 साइन पास है 180 डिग्री प्लस 20 डिग्री, अर्थात शुक्र का भोगांश 200 डिग्री हो गया। तो इस तरह से भोगांश को जोड़ लीजिएगा, और जोड़ यदि 360 डिग्री से अधिक हो तो उसमें से 360 डिग्री घटा